नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की, यानी कि सीखने के स्थानांतरण के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यूपी टेट सुपर टेट में जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्थानांतरण पहले हम जान लेते हैं। मान लीजिए, जब कोई व्यक्ति किसी कौशल को सीख लेता है, किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और सीखे गए कौशल तथा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में कर लेता है, तो वह स्थिति अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाती है मेरे दोस्त। इसी क्रम में क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी है कि सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं का और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतया प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। स्थानांतरण के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं: धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण और तीसरा शून्य स्थानांतरण। अगर धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण की बात करें तो सकारात्मक स्थानांतरण, जैसा कि आपको उसके शब्द से ही अवगत है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। मान लीजिए कोई चीज़ या कोई ज्ञान आप कोई विषय का पढ़ रहे हैं और जो आगे आने वाले सब्जेक्ट में मदद कर दे, तो वो सकारात्मक स्थानांतरण है। जैसे संस्कृत विषय में आप प्रवीण हो रहे हैं तो संस्कृत का ज्ञान हिंदी में आपको मदद कर देगा, ये सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है मेरे दोस्त। इसी क्रम में आगे चलते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण की बात करते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण जब पूर्व में अर्जित ज्ञान नए ज्ञान को अर्जित करने में बाधा पहुंचाता है, तो ये ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है मेरे दोस्त। जैसे मान लीजिए आप गणित में बहुत तेज हो गए, गणित आप विषय बहुत प्रवीण है, बहुत तर्कशील हैं, गणित सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन गणित का ज्ञान कला विज्ञान में काम नहीं आने वाला मेरे दोस्त। ये क्या है? ये नकारात्मक है, क्योंकि गणित का जो ट्रांसफ़र है वो कला विषय में नहीं हो पा रहा है। शून्य में आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ आप पर्टिकुलर सीख लेते हैं तो वो आगे आने वाले ज्ञान में ना तो नकारात्मकता व्यक्त करता है, ना तो सकारात्मकता व्यक्त करता है। ये शून्य स्थानांतरण कहलाता है मेरे दोस्त। बात करते हैं सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण के प्रकारों की। 3 प्रकार के होते हैं: क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण और द्विपार्श्विक स्थानांतरण। अगर क्षैतिज की बात करें तो यह समान परिस्थिति में होता है। जैसे जोड़ घटाना जब बालक सीख लेता है तो उसके बाद वो सवाल भिन्न इत्यादि को करने लग जाता है, ये क्षैतिज स्थानांतरण है। ऊर्ध्व की बात करें तो नीचे से ऊपर की जो स्थिति होती है, स्टेप बाय स्टेप ऊर्ध्व स्थानांतरण होती है। जैसे कोई बालक पहले साइकिल चलाना सीखता है, साइकिल के बाद वो मोटरसाइकिल सीख जाता है, मोटरसाइकिल के बाद वो 4 पहिए चलाने लग जाता है, तो ये ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाता है मेरे दोस्त। अगर द्विपार्श्विक स्थानांतरण की बात करें तो इसमें जो है कोई बच्चे को आप देखते होंगे कि वे दाएं बाएं दोनों हाथों से लिखने लग जाता है। दोनों हाथों के लिखने की इसी प्रक्रिया में द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहलाते हैं मेरे दोस्त। ये सीरीज जो आपको उपलब्ध कराई जा रही है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की, ये आगे आने वाले भविष्य की परीक्षाओं में आपको बहुत मददगार साबित होगी दोस्तों। जितने लोग नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला है समरूप तत्वों का सिद्धांत, जिसको E.L. थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने दिया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जुड ने दिया था। 2 तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। लेकिन क्षेत्रीय पूर्णता के सिद्धांत की अगर बात करें तो ये गेस्टाल्टवादियों की देन है। और मूल्यों का विज्ञान सिद्धांत ये प्रोफेसर बागले ने दिया था मेरे दोस्त। आइए बात करते हैं समरूप तत्वों के सिद्धांत के बारे में। थॉर्नडाइक ने दिया था इसको। इसमें जो है नया व पुराना कौशल जो है मिलकर समरूप होकर अपना कार्य करने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बालक जो है वो पियानो बजा रहा है। पियानो आप जानते होंगे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पियानो जब बजाता है तो पियानो में जो बटनें होती हैं उनको दबाते दबाते वो टाइपिंग की ओर अग्रसर हो जाता है। मतलब वो टाइपिंग में वही पियानो वाली बटन जो फिंगर उसकी दबाते दबाते वो टाइपिंग भी उसी क्रम में करने लग जाता है मेरे दोस्त। तो ये समरूप तत्वों का सिद्धांत होता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं, सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसमें जो C.H. जुड महोदय ने दिया था, इसमें बच्चा जो है वो अपने अनुभवों के माध्यम से जो है वो सिद्धांत निकालने लग जाता है। मान लीजिए गणित का अध्यापक है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान कक्षा की समस्याओं में सहायता करने लग जाता है।
इसमें बच्चा जो है अपने आप की गई गलतियों को खुद सुधार लेता है। मान लीजिए कोई इमला आप बोल रहे हैं, डिक्टेशन बोल रहे हैं बच्चे को, अंग्रेजी का बोल रहे हैं, उसमें उसने लिख लिया, बाद में दोबारा अपने एक बच्चे को खड़ा किया और पूछा कि आप पढ़ के बताइए कि कैसे लिखा है, तो पूरी क्लास क्या करती है, रिवाइज करने लग जाती है और ऑटोमेटिक जहाँ स्पेलिंग गलत होती है दोबारा बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने ही आप उस स्पेलिंग में सुधार कर लेता है। ये C.H. जुड महोदय का कथन था। आइए चलते हैं आगे, दो तत्व सिद्धांत की बात करते हैं जिसे स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने बुद्धि को दो प्रकार से बताया था, G जर्नल और S स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट योग्यता। सामान्य योग्यता का स्थानांतरण हो जाता है, लेकिन अगर विशिष्ट योग्यता की स्थानांतरण की बात करें तो वो नहीं हो पाता। जैसे संगीत, चित्रकार, मूर्तिकार है जो है ये विशिष्ट योग्यता में आ जाते हैं। कोई बड़ा मूर्तिकार है, कोई बड़ा संगीतकार है तो वो ज्ञान अपना दूसरे को सिखा देगा, इसी बात नहीं है कि सिखा नहीं पाएगा, लेकिन जो क्वालिटी है उसमें है वो क्वालिटी वो दूसरे में नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी एक विशिष्ट योग्यता है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं तो मूल्यों का अभिज्ञान सिद्धांत है जो कि प्रोफेसर बागले ने दिया था। ये आदर्श और कार्य करने की लगन और उत्साह को केंद्रित करता है मेरे दोस्त। ये एक तरीके से एनसीएफ के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब तक बालक जो है अंदर से खुद उत्साहित नहीं होगा, कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होगा, उसमें लगन की भावना नहीं आएगी, वो कोई कार्य नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आप कितने भी बड़े प्रोफेसर क्यों ना हो, प्रचंड विद्वान हो, अपने विषय के बढ़िया पढ़ा रहे हो, लेकिन जब बच्चा अंदर से उत्साहित और लगन या कार्य करने से क्रियाशील नहीं है तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा, चाहे आप जितना अच्छा सिखाते हो मेरे दोस्त। तो पहले आपको बालक को जो है वो प्रेरित करना होगा मेरे दोस्त क्लास में सीखने के लिए, तभी वो प्रिपेयर होगा, जब तैयार होगा तभी वो अच्छे सीख पाएगा। ऐसा जो है वो प्रोफेसर बागले महोदय का कहना था। मैं आपको बताता हूँ आगे कि स्थानांतरण को प्रभावशाली कैसे आप बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम शिक्षक को यह निश्चित करना पड़ेगा कि किसी टॉपिक या समस्या में उसका कौन सा पहलू अन्य क्षेत्रों में लाभदायक होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बालक को आप ज्यामिति पढ़ा रहे हैं, तो ज्यामिति जब आप उसे पढ़ा रहे हैं, गणित का एक टॉपिक है ज्यामिति, तो उससे बच्चे में जो है वो तर्क करने की क्षमता प्रोग्रेसिव हो जाती है, तर्क जो है करने की क्षमता बहुत तीव्र हो जाती है। तो वो जो तर्क करता है बालक, उससे वो और विषयों में तर्कशील हो जाएगा, दूसरे विषय में भी वो प्रवीण हो जाएगा, स्थानांतरण जो है इससे प्रभावशाली हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। स्थानांतरण जो है वह पाठ्य विषय की सामग्री पर ही निर्भर नहीं करता, वरन सीखने वाले की उस विषय में क्या प्रतिक्रिया है। इसलिए शिक्षक को छात्रों की पाठ्य विषय में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था कि जब बालक जो है क्रियाशील नहीं है, मान लीजिए आप कुछ पढ़ा रहे हैं, अब बालक बिल्कुल शांत है, वो प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है, ना उसके खिलाफ रिएक्ट कर रहा है, तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा। बालक में आपको पहले उत्सुकता जागृत करना होगा, वो जिज्ञासु बने, कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप करे, आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में वो आपसे तर्क करना शुरू कर दे, तो स्थानांतरण प्रभावशाली होगा मेरे दोस्त। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर कह रहा है कि विद्यालय के विभिन्न विषयों में सहसंबंध या कोरिलेशन स्थापित करते हुए पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि दैनिक जीवन में विज्ञान आप देख रहे हैं और आप एनसीएफ देख रहे हैं, ये सारे चीज़ यही कह रहे हैं कि महोदय जो भी बालक को सिखाया जाए वो उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हो, ताकि बालक में सहसंबंध बना ले। घर की चीज़ों से, विद्यालय की चीज़ों में, बाहर की चीज़ों को जब आप जोड़कर पढ़ाएंगे तो वो उसमें एक कोरिलेशन बना लेता है और विषय को बहुत अच्छे से समझ लेता है मेरे दोस्त। तो ये थे स्थानांतरण को प्रभावशाली बनाने की कुछ विधियाँ थी मेरे दोस्त, जिसको मैंने आपको समझाया। यहाँ से आपको सुपर टेट और यूपी टेट में 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आप अच्छे से समझ लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है मेरे दोस्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है वाकई में, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और शेयर भी करें मेरे दोस्त। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। आज हम बात करेंगे यूपी टेट के एग्जाम डेट की। तो मैं आपको बता दूं, पहले ने पीएनपी को ने शासन को प्रस्ताव भेजा था कि 11 मई से जारी होगा और 18 मई से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, लेकिन सोमवार को परीक्षा संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज को यूपीटीईटी 2020 का विज्ञापन जारी करना था, लेकिन उन्होंने फिलहाल विज्ञापन जारी नहीं किया। ऐसे में 18 मई से होने वाले पंजीकरण व ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी लटक गई है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि वे यूपीटीईटी 2020 का विज्ञापन व आवेदन लेने की प्रक्रिया स्थगित करने का प्रस्ताव शासन को भेज चुके हैं। अब तक शासन ने इस पर मुहर नहीं लगाई है, जल्द ही निर्देश मिलने का इंतजार है मेरे दोस्त। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू से प्रतियोगी ऑनलाइन पर आवेदन नहीं कर सकेंगे। वहीं परीक्षा संस्था व आवेदन लेने वाले एनआईसी में तमाम अधिकारी व कर्मचारी इन दिनों कोविड से संक्रमित हैं, इसीलिए प्रक्रिया स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। ज्ञात हो कि इस परीक्षा के लिए आवेदकों की तादाद करीब 10 लाख होने का अनुमान है, इसलिए आवेदक व उनके परिजनों को संक्रमण के दौरान सुरक्षित रखना अहम है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 पर कोरोना का संकट लग चुका है मेरे दोस्त, इसमें कोई शंका नहीं है। इसकी पहले परीक्षा 25 जुलाई को प्रस्तावित थी, लेकिन जो कोविड का संक्रमण है वो बहुत तेजी गति से हमारे देश में फैल रहा है, जिसके तहत कोई भी परीक्षा कराना इस टाइम नामुमकिन सा हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को यूपीटीईटी 2020 के आयोजन की समय सारणी तय की थी कि 25 जुलाई को पेपर होना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। इसके कई रीजन है दोस्त। मैं आपको बता दूं, जब तक यूपीटीईटी 2020 नहीं होगा तब तक सुपर टेट नहीं होगा, प्राइमरी में कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा एक गुट का मानना है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए हैशटैग को ट्वीट करें, ताकि सुपर टेट की वैकेंसी पहले निकाली जाए। अगर सुपर टेट की वैकेंसी अभी नहीं निकाली जाएगी, यूपी टेट के बाद आएगी, तब तक मैं आपको बता दूं लगभग 6 महीने यूपी टेट को कराने में इनको लग जाएगा भी। और उसके बाद यहाँ पर 2022 में योगी जी का चुनाव है और फिर आचार संहिता लग जाएगी, तब कोई भी वैकेंसी प्राथमिक में आनी असंभव है मेरे दोस्त। तो आप लोग सब लोग एक बार सरकार के खिलाफ हैशटैग ट्विटर अभियान जुड़ें और सुपर टेट की भर्ती की मांग करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।